फ़िलासफ़ी सिर्फ कोई प्रिजर्व की हुई चीज़ नहीं है बड़े ही इंटेलेक्चुअल और स्ट्रेंज थिंकर्स की जैसे इसे हमेशा से समझा जाता है। ये कुछ ऐसा है जो सब करते हैं जब वो बिज़ी नहीं होते अपने एवरीडे लाइफ के कामों को लेकर। तब उन्हें मौका मिलता है वंडर करने में कि ये सारी यूनिवर्स क्या चीज़ से बनी है, आखिरकार हमारा वजूद क्यों है और हम कौन हैं, ये ज़िंदगी का मतलब क्या है। क्या हम सिर्फ फ्लैश और बोन्स के बने हुए सिर्फ एक कोई बीइंग है या फिर कुछ इससे भी ज़्यादा है। हम इंसान नेचुरली क्यूरियस क्रिएचर हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कि गॉड ने हमें ऐसा बनाकर भेजा, पर यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक सवाल निकल के आता है कि आखिरकार गॉड ने हमें बनाया ही क्यों, आखिरकार मकसद क्या था इसके पीछे का। ये सारे के सारे सवाल जो है ना फ़िलासफ़ी में बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। और इंसान एक नेचुरली क्यूरियस क्रिएचर है और ये क्यूरियोसिटी उसकी एक एट्रीब्यूट में से है। हमारे अंदर एक बहुत ही पावरफुल इंटेलेक्चुअल और पावरफुल कैपेबिलिटी है जो हमें अलाउ करती है रीज़न करने में और वंडर करने में। पर हालांकि हम इसे शायद रियलाइज़ ना कर सकें, पर जब भी हम रीज़न कर रहे होते हैं हम फ़िलासफ़िकली सोच रहे होते हैं, पर शायद हम इसके अंडरलाइंग मैकेनिज़्म के बारे में अनअवेयर होते हैं। और ये फ़िलासफ़ी ज़्यादा गौर आंसर्स तक पहुंचने में नहीं करती किसी फंडामेंटल क्वेश्चन की। ये एक तरह का प्रोसेस है कोशिश करने में आंसर्स तक पहुंचने के लिए। और फ़िलासफ़ी में ज़्यादा आपको सवाल मिलेंगे आंसर से ज़्यादा, और ये सवाल कुछ ऐसे होंगे ना जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगे। और सबसे पहले जो फिलोसोफर्स एंशियन ग्रीक और चाइना में निकले वो जो है ना सेटिस्फाइड नहीं थे एस्टेब्लिश्ड एक्सप्लेनेशन से जो किसी रिलीजन या कस्टम ने प्रोवाइड किए थे। वो ऐसे आंसर्स की तलाश किया करते हैं जिनके रैशनल जस्टिफिकेशन हो। और जैसे कि हम अपनी व्यूज़ हमारे दोस्तों के बीच शेयर करते हैं, वो अपने व्यूज़ एक दूसरे फ़िलासफ़र्स के बीच शेयर किया करते हैं। और यहाँ तक कि वो तो स्कूल तक सेटअप कर लिया करते पढ़ाने के लिए, सिर्फ उन्हीं आइडियाज़ को नहीं जो उनकी थिंकिंग की कंक्लूजन थी। वो अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज किया करते डिसएग्री और क्रिटिसाइज़ करने में ओल्ड आइडियाज़ को। वजह ये थी कि उन ओल्ड आइडियाज़ को रिफ़ाइन किया जा सके और उनमें से नए आइडियाज़ को डिस्कवर किया जा सके। और एक बहुत ही पॉपुलर मिसकंसेप्शन है कि बहुत सारे फ़िलासफ़र्स जो अपने नतीजे पर निकले वो आइसोलेट होकर अकेले रहकर निकले हैं। पर ये जो है ना बहुत ही कम केसेस में हुआ है, बहुत ही रेयर केसेस में। अक्सर जो नतीजे सामने आए हैं वो लगातार डिस्कशन, क्रिटिसिज्म, एनालिसिस और एग्ज़ामिनेशन से हुए हैं जो दूसरे लोगों के आइडियाज़ और दूसरे लोगों के बिलीव्स के ऊपर करके किए गए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिबेट और डायलॉग के बारे में। डिबेट और डायलॉग के मायनों में सोक्रेटिस से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। ये सोक्रेटिस जो है ना ये किसी भी चीज़ को लिखा नहीं करते, यहाँ तक कि वो बहुत ही बड़े आइडियाज़ जो उनके कंटिन्यूस थिंकिंग का नतीजा होता वो उसे भी नहीं लिखा करते। और हाँ, बेशक वो दुनिया के सबसे समझदार इंसान माने जाते हैं क्योंकि वो ये माना करते थे कि वो कुछ भी नहीं जानते। और ये डिबेट और डायलॉग की जो ट्रेडिशन है ये सोक्रेटिस ने ही शुरुआत की थी, जो अभी भी चलती है। और इसका मकसद ये है कि किसी भी लोगों के बिलीव्स को, आइडियाज़ को और एजम्पशंस को क्वेश्चंस करके डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए और फंडामेंटल ट्रुथ तक पहुंचा जा सके। और एक ज़रूरी बात बताता चलूँ कि अगर प्लेटो ना होते ना तो सोक्रेटिस का कोई भी वजूद ही ना होता, क्योंकि प्लेटो ने ही सोक्रेटिस के सारे डिस्कशंस और डायलॉग्स को रिटन फॉर्म में लेकर आए, क्योंकि सोक्रेटिस लिखा नहीं करते थे। और इनके बाद जो बहुत सारे फ़िलासफ़र्स जो बाद में आए वो भी इसी डायलॉग वाले मेथड्स को यूज़ किया करते हैं अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए। कोई भी सिंपल स्टेटमेंट दिए बजाय वो जो है ना आर्ग्यूमेंट्स दिया करते हैं और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिया करते हैं।
अपने रीज़निंग और कंक्लूजन्स की। और बहुत सारे जो दूसरे फिलोसोफर्स थे, ये तो मुमकिन ही नहीं था कि वो उन्हें क्वेश्चंस करे बिना दिल से एक्सेप्ट कर लें। वो उन्हें भी क्वेश्चंस किया करते जब तक कि उन्हें एक ठोस सा जवाब न मिल जाता। एग्जाम्पल के तौर पर प्लेटो और उनके स्टूडेंट एरिस्टोटल, इन दोनों में ही जो है ना बहुत ही अपोजिट व्यूज़ थे फिलॉसफी के फंडामेंटल क्वेश्चंस पर। प्लेटो ये माना करते थे जो हम रियलिटी देखते हैं उनकी जो है ना असल रियलिटी कहीं और फॉर्म्स की दुनिया में एग्जिस्ट करती है, और ये जो रियलिटी हम देखते हैं ये एक इल्यूजन के सिवा कुछ भी नहीं है। और इसके ऑपोजिट एरिस्टोटल वो ये माना करते हैं कि तुम जो कह रहे हो प्लेटो, तुम्हारी सोच, तुम्हारे आइडियाज़ गलत हैं। रियलिटी जो है ना इस दुनिया में ही एग्जिस्ट करती है, वो किसी फॉर्म्स की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। और इनके जो है ना डिफरेंट अप्रोचेस जो थे ये अलग अलग फ़िलासफ़र्स के बीच डिवाइड हो गए, और इसकी वजह से बहुत सारे नए डिस्कशंस उभर कर आए, नए फ्रेश आइडियाज़ उभर कर आए। पर ऐसा क्यों है कि 2500 साल गुजर जाने के बाद भी बहुत सारे सवाल जो है ना फ़िलासफ़ी के अभी भी डिस्कस किए जाते हैं और डिबेट किए जाते हैं? और आखिरकार क्यों फिलोसफर्स जो है ना एक डेफिनेटिव आंसर्स तक नहीं पहुंच सके हैं इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी? आखिरकार क्या है इन सवालों में? और आखिरकार वो कौन से सवाल थे जिन पर इतना बहस तब से लेके अब तक जारी है? उनमें से जो पहला सवाल है एग्जिस्टेंस और नॉलेज का, वजूद और इल्म का। जब पहले सच्चे फिलोसोफर्स जो अपीयर हुए एंशियंट ग्रीक में कुछ यहाँ से 2500 साल पहले, ये उनके आसपास की दुनिया थी जिसने उनके सेंस ऑफ वंडर को इंस्पायर किया। वो हर तरह की चीज़ों की एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश किया करते। उन्होंने सारी दुनिया को बारीकी से देखा और इसमें रहने वाले हर उस लाइफ को, जैसे कि उन्होंने चाँद को देखा, सूरज को देखा, सितारों, सैयारों को और हर उस कुदरती घटनाओं को, जैसे कि अर्थक्वेक, एक्लिप्स, वो हर तरह की चीज़ों के एक ठोस एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी भी ट्रेडिशनल मिथ या फिर गॉड के लेजेंड के ज़रिए से नहीं, जो कि हमें बचपन में इंग्लिश के किताबों में पढ़ाकर बेवकूफ़ बनाया जाता था। कुछ ऐसा जो उनके सेंस ऑफ वंडर को सेटिस्फाई कर दे। अब वो पहला क्वेश्चन जिसकी वजह से इन फिलोसोफर्स की शुरुआत हुई, वो थे कुछ बड़ी स्ट्रेंज क्वेश्चन उस दौर के लिए। जैसे कि वो पूछा करते ये सारी जो यूनिवर्स है ये किस तरह की चीज़ से बनी है। और यही क्वेश्चन जो है ना बहुत ही जल्द एक्सपेंड हो गई और भी बड़े ही वाइडर क्वेश्चंस में, जैसे कि वो सारी चीज़ें जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं इनका नेचर क्या है। और ये वही ब्रांच है फ़िलासफ़ी की जिसे अभी हम कहते हैं मेटाफिज़िक्स, जिससे फिज़िक्स की ओरिजिन होती है। मेटाफिज़िक्स में हमें कुछ बड़े ही स्ट्रेंज तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ क्यों हैं कुछ न होने के, वाई देर इज़ समथिंग रादर देन नथिंग। और इन्हें जो है ना बड़ी सिंपली आंसर नहीं किया गया, क्योंकि हम भी एग्जिस्ट करते हैं इसी यूनिवर्स में एक पार्ट की तरह। मेटाफिज़िक्स कंसिडर करती है ह्यूमन नेचर की एग्जिस्टेंस से और एक कॉन्शियस बीइंग होने का क्या मतलब है, और हम कैसे अपने आसपास की दुनिया को परसीव करते हैं, और क्या हमारी परसेप्शन की जो सारी चीज़ें होती हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। हमारे बॉडी और माइंड के बीच का रिलेशनशिप क्या है, और क्या यहाँ पर कोई इमैटेरियल या फिर इमॉर्टल सोल, रूह जैसा भी कोई चीज़ है। ये फ़िलॉसफ़ी की एक अलग ब्रांच है जिसे कहा जाता है ऑन्टोलॉजी, जो एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन से डील करती है। और ये जो है ना वेस्टर्न फिलॉसफी के मेन बेसिस को फॉर्म करती है। और जब फिलोसोफर्स ने अपने हासिल किए हुए विजडम को रैशनली एग्जामिन करने के टेस्ट पर रखा तो उसमें से और एक नया क्वेश्चन उभर कर आ गया। वो था हाउ डू वी नो, हम जानते कैसे हैं।
और यहाँ से नेचर की स्टडी और नॉलेज के लिमिट ने एक नए तरह के फ़िलॉसफी की ब्रांच की शुरुआत की, जिसे कहा जाने लगा एपिस्टेमोलॉजी, जो डील करती है नॉलेज के क्वेश्चन से कि हम नॉलेज को एक्वायर कैसे करते हैं। हाउ डू वी कम टू नो व्हाट वी नो, और क्या कुछ या फिर सारे नॉलेज जो है ना हमारे अंदर से आते हैं, और क्या हम सारी चीज़ें सीख सकते हैं हमारे एक्सपीरियंस से, और क्या हम अपने सिर्फ रीज़निंग के इस्तेमाल से दुनिया की हर चीज़ें हम सीख सकते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये फ़िलासफ़िकल थिंकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जो है ना हमारे सिर्फ नॉलेज पर रिलाई होना पड़ता है करेक्टली रीज़न करने में। बिना करेक्ट नॉलेज, सही नॉलेज के हम जो है ना करेक्टली रीज़न नहीं कर सकेंगे, और हमें हमारे नॉलेज के लिमिट्स को और स्कोप को भी डिटरमाइन करना पड़ता है कि हम उसके बाद ही हम अच्छे से रीज़न कर सकेंगे। चलिए अब हम समझते हैं मॉरलिटी, आर्ट और पॉलिटिक्स को। इससे रिलेटेड जो सवाल थे वो सोक्रेटिस ने पूछे थे एथेंस के सिटीजन्स को। वो ये जानना चाहते थे कि एथेंस के जो सिटीजन्स हैं वो सर्टेन कॉन्सेप्ट में किस तरह से बिलीव करते हैं, उनका व्यू कैसा है, और वो उनके बिलीव के बॉटम में जाना चाहते थे। सोक्रेटिस जो है वो बड़े ही सिंपल तरह से सवाल पूछा करते हैं। वो पूछा करते हैं कि ये जो है इंसाफ जो है ना, ये इंसाफ क्या है, ये खूबसूरती क्या है, सिर्फ मीनिंग निकालने के लिए नहीं, पर उन कॉन्सेप्ट को खुद से भी एक्सप्लोर करने के लिए। इस तरह के डिस्कशंस में सोक्रेटिस ने हमारे ज़िंदगी के उन एजम्पशंस को चैलेंज किया जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और जो भी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट समझते हैं। और इस तरह के सवाल जैसे कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का क्या मतलब है, और कॉन्सेप्ट जैसे कि हैप्पीनेस और जस्टिस, खुशी और इंसाफ, इनका क्या मतलब है, और कैसे एक इंसान इन्हें अचीव कर सकता है, और एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है, और हमें अपनी ज़िंदगी में कैसे बिहेव करना चाहिए। ये सारे के सारे सवालों ने एक नए तरह के फ़िलॉसफी की ब्रांच की शुरुआत की, जिसे बाद में कहा जाने लगा एथिक्स या फिर मॉरल फ़िलॉसफी। और एक फ़िलॉसफी की रिलेटेड ब्रांच जो इसी तरह के सवालों में से निकल कर आई, जो कि खूबसूरती के सवालों से डील करती है, जिसे कहा जाता है एस्थेटिक्स। आसान लफ्ज़ों में अगर कहें तो खूबसूरती की साइंस। ये ऐसे चीज़ों से डील करती है, ऐसे चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। अगर कोई भी चीज़ आपको खूबसूरत लगती है तो ये खूबसूरत लगती क्यों है, ये ऐसे चीज़ों के एक्सप्लेनेशंस को आपको बताती है, उसे एस्थेटिक्स कहते हैं। चलिए अब पॉलिटिकल फ़िलॉसफी की तरफ आते हैं। पॉलिटिकल फ़िलॉसफी कुछ इस तरह के सवालों से डील करती है कि एक सोसाइटी किस तरह से गवर्न होनी चाहिए, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों का किस तरह से होना चाहिए। बहुत सारे फ़िलासफ़र्स ने बहुत से अलग अलग तरह के मेथड बनाए कि किस तरह से हमारी ये सोसाइटी जो है ना गवर्न होनी चाहिए, जो कि बड़े ही डिटेल में बताया गया है। प्लेटो की बहुत बड़ी ही फेमस बुक द रिपब्लिक से लेके कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तक। चलिए अब ईस्ट और वेस्ट के रिलीजन और फिलॉसफी के बारे में हम समझते हैं। फ़िलॉसफ़ी बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर बात करती है, जैसे कि इंक्लूडिंग साइंस, हिस्ट्री, आर्ट्स। ये शुरू होती है क्वेश्चंस करके कुछ गलत रिलीजियस और सुपरस्टिशियस बिलीव्स पर, और फ़िलॉसफ़ी जो है इट्सेल्फ रिलीजन को एग्ज़ामिन करती है, स्पेसिफ़िकली कुछ तरह के सवाल पूछकर, जैसे कि डज़ गॉड एग्जिस्ट, डू वी हैव इमैटेरियल और इमॉर्टल सोल। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जो है ना रूट हमें मेटाफिज़िक्स में मिलते हैं, पर इनका बहुत ही बड़ा हाथ एथिक्स में भी है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर फ़िलासफ़र्स कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं, जैसे कि मॉरलिटी जो है, क्या ये गॉड की बनाई हुई है और गॉड ने बनाकर हमारे पास भेजा है, या फिर ये प्योरली इंसान की बनाई हुई है। और इसी में से एक बहुत ही बड़ा डिबेट निकल के सामने आता है कि वो है डू वी हैव फ्री विल, और अगर हमारे पास फ्री विल है
तो कितना है, कहाँ तक हम अपने एक्शंस को चूज़ कर सकते हैं फ्रीली, क्या इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। और यहाँ से ही ऐसे डिबेट की शुरुआत होती है। और इस बात पर भी गौर कर लें कि वेस्टर्न और ईस्टर्न फ़िलासफ़ी में बहुत ही बड़े डिफरेंसेस हैं। जहाँ पर वेस्टर्न फ़िलासफ़ी ये ज़्यादा गौर करती है मेटाफिज़िकल क्वेश्चन से, और इसके अपोजिट ईस्टर्न फ़िलासफ़ी ये ज़्यादा अपने सवालों को मॉरलिटी, रिलीजन और पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी से मिलाकर बताती है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना बहुत ही ज़रूरी समझूंगा, इस सारे सीरीज़ के दौरान हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। और शुरुआत में तो वो आइडियाज़ बड़े ही पज़ल टाइप के लगेंगे, और कुछ तो पैराडॉक्सिकल लगेंगे, और कुछ तो कॉमन सेंस से भी बाहर होंगे। पर यहाँ पर एक बहुत ही फेमस फ़िलासफ़र है, उनकी एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा। उनका नाम है बर्ट्रैंड रसल। वो कहते हैं फ़िलासफ़ी का पॉइंट ये है कि बहुत ही सिंपल सी कोई चीज़ से शुरुआत करना, और शुरुआत करते हुए आपको ऐसा महसूस होगा कि इसे शुरुआत करना वक्त की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं होगा। पर उसके एंड तक जब आप पहुंचते हो ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा इससे पज़ल और इससे पैराडॉक्सिकल और इससे चौंका देने वाले नतीजे तो मौजूद ही नहीं। और आप दुनिया के किसी भी आम इंसान को बताओगे भी तो कोई भी उस पर यकीन ही नहीं करेगा। और यहाँ पर सवाल ये निकल के आता है, अगर दुनिया का कोई भी इंसान इस पर यकीन ही नहीं करेगा तो इनका फ़ायदा क्या। फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे एब्जर्ड से क्वेश्चंस जो है ना, ऐसे एब्जर्ड के नतीजे जो हैं, और ऐसे एब्जर्ड से चीज़ों से ही बहुत ही गज़ब के रिज़ल्ट निकल कर आते हैं। और जब ये नतीजे वाज़े हो जाते हैं दुनिया पर, तो दुनिया का कोई भी तुर्रम खां भी उसे झुठला नहीं सकता। और मैं कुछ बड़ी ही इम्पोर्टेंट बातें आपसे बताना चाहूँगा फ़िलासफ़ी के तारुफ़ में, कि अगर वंडर और क्यूरियोसिटी हम इंसानों का एट्रीब्यूट है, तो फिर चीज़ों को एक्सप्लोर करने का थ्रिल और चीज़ों को डिस्कवर करने की खुशी भी हम इंसानों का एट्रीब्यूट है। हम उसी तरह का जोश गेन कर सकते हैं फ़िलासफ़ी से, जैसे कि हम कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करते वक्त हम महसूस करते हैं, और हूबहू वैसी ही लज्जत हम महसूस कर सकते हैं जैसे कि हम कोई भी कला आर्ट को देखकर हम महसूस करते हैं, और उसकी वाहवाही करते हुए हम महसूस करते हैं। और इन सबसे ज़्यादा तो हम उन बिलीव्स तक पहुंच सकते हैं जो कि हमें बचपन से लेके हमारे बड़ी होने तक हमें नहीं बताए गए, या फिर कुछ ऐसे बिलीव्स जो हम पर फोर्स से थोपे गए और हमने उन पर कभी सवाल नहीं किया। और हाँ, इन सबसे ज़्यादा तो हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग की गई कुछ हमारे टीचर्स के ज़रिए से, कुछ रिलीजियस बिलीव्स, गलत रिलीजियस बिलीव्स, और कुछ हमारे सोसाइटी के ज़रिए से, या फिर ख़ुद फ़िलासफ़र्स ही क्यों ना हो वो। हम हर चीज़ को सवाल कर रहे होंगे और हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे सिर्फ हमारे रीज़न की मदद से। मैं यहाँ पर एक कोट ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, एक बहुत ही फेमस फ़िलासफ़र एरिक हॉफर का। वो कहते हैं कि किसी भी सोच की शुरुआत डिसएग्रीमेंट से शुरू होती है, दूसरे लोगों से ही नहीं सिर्फ, पर हमारे ख़ुद से भी। तो आज हमने समझा फ़िलासफ़ी क्या है, और इसके बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस के बारे में भी हमने समझा, और थोड़ी सी फ़िलासफ़ी की हिस्ट्री भी हमने जान ली। पर असल मज़ा तो तब आने वाला है जब हम इन्हीं अलग अलग ब्रांचेस के गहरे सवालों में हम डाइव कर रहे होंगे, और यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अपनी अगली वीडियो में हम समझेंगे लॉजिक क्या है, और एक अच्छा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।